पहले फ्लो चार्ट ही बनाना ताकि टॉपिक छूटे नहीं। क्या बोल रहे हो? इस चैप्टर का पहले छोटा सा फ्लो चार्ट ही बना लें ताकि कोई टॉपिक छूटे नहीं। हाँ हाँ हाँ, पहले पूरा का पूरा एक बार। चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? एक बार ना पूरा चीजें मैं आपको बता दूंगा, एक लाइन से करके, एक लाइन से चलते हैं और एक लाइन से मैं आपको बताते चलूंगा। देखते चलना, कोई टॉपिक अगर तुमसे छूट रहा है तो वो बताते चलना। सबसे पहले अपन चालू करते हैं। आज मैं पूरी थ्योरी कवर करता हूँ, कल मैं इसके करा दूंगा न्यूमेरिकल तुम्हें, ठीक है? और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी लेता चलूंगा बीच बीच में, जहां मुझे याद आते चलेंगे। पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये सब के बारे में। पहले पता होना चाहिए तुम्हें एक्सपेंशंस, ये तुम्हें पढ़ा होगा, लीनियर एक्सपेंशंस वगैरह, है ना? एक्सपेंशन यस। समझेंगे। फिर तुम्हें बताऊंगा मैं थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है। फिर तुम्हारी जो साथ ही साथ थर्मल, इसके बाद हम ये भी समझेंगे जो वॉच होती है, वॉच क्या करती है? टाइम गेन करती है, लूज करती है ना? ये भी कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, टाइम गेन और लूज वाला। और साथ ही साथ इसके बाद हम ये भी देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट यार, डेंसिटी वाला, अगर मुझे याद आ गया तो। फिर उसके बाद थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस के बाद तुम्हें मैं बताऊंगा कंडक्शन वाला, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद अपन ये समझेंगे हीट ट्रांसफर क्या होता है। ये यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा हीट ट्रांसफर क्या होता है। और हीट ट्रांसफर में कंडक्शन कन्वेक्शन आता है, एमसीएलटी। और मिक्सिंग समझेंगे, जो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड होता है, मिक्सिंग। और उसके बाद मिक्सिंग के बाद और क्या बचता है? और कुछ बचता है क्या? कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, और क्या है इस टॉपिक में? हीट ट्रांसफर, मिक्सिंग और कैलो, हाँ वही कैलोरीमेट्री, वही है, कैलोरीमेट्री रह गई। ये समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे तुम्हारा, और कुछ टॉपिक तो नहीं रह गया? नहीं रह गया। फिर हम तुम्हें समझेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जाओ यार जल्दी, केटीजी। और उसके बाद हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या हो सकता है, सब कुछ आज हम पूरा आज कवर करेंगे। साथ साथ तुम लिखते चलना यार, बाद में मुझ नोट्स का याद नहीं रहता। तो चलो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है? चालू करते हैं टाइम को। और सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें समझना है वो एक्सपेंशंस, एक्सपेंशन। ये ध्यान से देखते चलना, नीचे हो जाओ भाई, ठीक है? एक्सपेंशन बच्चा होता है तुम्हारा तीन टाइप का। पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है? लीनियर एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो तुम्हारा ये है रॉड, जिसकी लेंथ है एल बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका टेम्परेचर अभी मान लो टी नॉट है। अगर मैं इसका टेम्परेचर टी नॉट से, कौन है, टी नॉट से मान लो बढ़ा के टी कर दूं, तो ये रॉड की जो लेंथ है वो स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी, ये डेल्टा एल हो जाएगी। तो भाई डेल्टा एल क्या बोला जाता है? डेल्टा एल इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? और इस चीज को हम कंबाइन कर दें तो देखो डेल्टा एल हो जाता है एल इंटू डेल्टा टी इंटू, इसके साथ एक कॉफिशिएंट आता है जिसे बोलते हैं लीनियर कॉफिशिएंट, ठीक है? डेल्टा एल का मतलब होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू एल, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो अगर मुझे फाइनल लेंथ निकालनी होती है तो वो हो जाती है एल नॉट, या कि एल ले लो, प्लस अल्फा टाइम्स एल इंटू डेल्टा टी। एल बच्चा बाहर आ गया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बचता है फाइनल लेंथ निकालने का। याद रख लेना, बहुत क्वेश्चन आए हुए एडवांस में। यहाँ पे जो अल्फा है इसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। इसकी यूनिट बताओ क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट तुम यहां से निकाल सकते हो। अल्फा की यूनिट देखो हो जाएगी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा टी। एल की यूनिट मीटर, एल की यूनिट मीटर, यहाँ बचा डिग्री सेल्सियस की केल्विन, है ना? तो इसको तुम ले लो सेल्सियस -1 और केल्विन -1, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है? अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं बच्चा? ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज बहुत जगह होता है लेंथ का। जैसे, कौन है यार, फिर है कोई? देखो बेटा, इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज करने का पहला तरीका मैं बताता हूँ। कई बार तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो मेरे पास एक पाइप है, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में बन चुका है। एक पाइप है और
फॉर एग्जाम्पल इसका डायमीटर डी है, आपसे बोला कि इसका डायमीटर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 2 मीटर है, बट मुझे क्या करना है, इस पाइप के अंदर इसको इस होल के अंदर फिट करना है जिसका डायमीटर मान लो तुम्हें दे रखा है 2.2 मीटर दे दिया, और तुमसे बोला कि इस पाइप को, ये प्लास्टिक की पाइप है, इस प्लास्टिक की पाइप को तुम्हें फिट करना है बच्चा इस होल के अंदर। तो बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो जब भी कहानी तुम्हें डायमीटर के बारे में दे दे, ऐसे डायमीटर दे दे, लेंथ दे दे, तो हम वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ लेंथ के केस में हम नहीं निकालेंगे, डायमीटर के केस में हम यूज कर सकते हैं, रेडियस के केस में यूज कर सकते हैं। तो तुम निकाल सकते हो कि कितना टेम्परेचर होगा, क्या होगा। फाइनल लेंथ तुम्हारी अगर तुम देखो ये हो जाएगा 2.2। इनिशियल लेंथ तो तुम्हें वही डायमीटर लेना है बच्चा, 2 लेना है, और तुम वहां पे अल्फा दिया रहेगा, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड डेल्टा टी। यहाँ पे यूज करते हैं। फिर और कहाँ पे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट में मेरे पास 2 पॉइंट है, ये सॉलिड प्लेट है फॉर एग्जांपल ए और बी। इन प्लेट के बीच की दूरी कुछ भी दे दिया, मान लो ऐसे सिंपल सा है 2 दे दिया, और तुमसे बोल देगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हीट करता हूँ 10 डिग्री से लेके लेट्स सपोज 20 डिग्री तक, तो तुमसे पूछ लेता है बताओ ये कितना दूर हो जाएंगे या कितना पास हो जाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन, तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ध्यान से देखना, इसी में मैं बता रहा हूँ तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मान लो एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल का लेंथ एल ऐसा, और फिर ये मान लो मटेरियल ए है, और दूसरा मटेरियल मैं इसके नीचे ऐड कर दूं, ठीक है, और ये मान लो मटेरियल बी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मटेरियल बी है, इसका मान लो अल्फा 1 ये है और इसका अल्फा 2 है। तो इसे हम, तुमने पढ़ा होगा, इस चीज को कहते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप। सुना है क्या? बाय मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं इसको, बोलते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप। पैरेलल भी लगाते हैं, फिर सीरीज में भी कुछ लगाते हैं, फिर बोलते हैं एक्सपेंशन कितना है। हाँ ना। अब तुमसे देखो क्या पूछ लेता है, तुमसे ये पूछ लेता है भाई, ये तुमसे क्वेश्चन पूछता है सिंपल सा, कि अगर मैं अभी टेम्परेचर टी है और इसको टेम्परेचर टी डैश करूं, तो बताओ ये किस तरफ बेंड होगी, इस तरफ बेंड होगी कि ये इस तरह बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी। समझ गए? इसकी बेंडिंग पूछ ली जाएगी। बता सकते हो मुझे कि किस केस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, लेट सपोज अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, मुझे बताओ किधर बेंडिंग होगी। ऑप्शन ए ऐसा सही होगा कि बी सही होगा? मान लो बेंडिंग ऐसे ऐसी होगी कि बेंडिंग ऐसी होगी, बताओ, पूछ के बताओ। सर अल्फा 1 बड़ा है तो फिर पहले वाला केस होगा। अल्फा 1 बड़ा है तो क्या पहला वाला केस होगा? यस सर। देख बेटा, ध्यान से देखना, ये बहुत आसान सा है। अगर अल्फा 1 है तो देखो एल फाइनल क्या हो जाएगा, एल फाइनल हो जाएगा एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और दूसरे केस में भी यही बनेगा भाई, दूसरे केस में भी, ये दूसरे केस में देखो एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। इसमें सिर्फ वेरिएशन क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की है। अब देखो, अगर अल्फा 1 बड़ा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एल फाइनल बड़ा होगा, यस होगा सर। होगा कि नहीं होगा? ये बड़ा होगा। देखो ध्यान से देखो, अगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, बाकी सब वैल्यूज सेम है, एल सेम है, ये सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल लेंथ 1 की होगी वो ग्रेटर होगी एल फाइनल 2 से। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? तो बेंडिंग बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये ज्यादा तुम्हारा बेंड करने की कोशिश करेगा, ये ज्यादा बेंड होगा, ये इसकी इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके केस में ए नहीं होगा भाई, इसके केस में आंसर जो होगा वो बी होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंड करेगी, ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कम एक्सपेंड करेगा। तो बेसिकली ये देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है इसके ऊपर, दोनों की लेंथ बराबर कभी भी बराबर नहीं होंगी, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये थोड़ा सा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। समझ गए? ये लेंथ तुम्हें ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी पहले वाले की, क्योंकि पहले की देखो, पहला क्या है बहुत ज्यादा वो है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ दोनों मेटेलिक स्ट्रिप है तो वो जैसे बेंड होगा, ठीक है, ये बेंड होगा तो क्या करेगा, दूसरे को भी बेंड करना चालू कर देगा, और ये जो नीचे वाला है वो ज्यादा बेंड होगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले से। क्लियर है? ये चीज होता है, ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
लेकिन सर हमने भी बोलो। ऐसे सोचा, लेकिन जो हमारा ऊपर है, जो हमारी अल्फा 1 वाली है रॉड, हम्म। है ना, हम्म। वो ही ज्यादा एक्सपेंशन करेगी। हाँ, तो सर फर्स्ट केस में देख कैसे नहीं लग रहा कि ऊपर वाली जो स्ट्रिप थी उसी ने ज्यादा एक्सपेंशन किया, क्योंकि वो ही ज्यादा घूमी, नीचे वाली जो बेचारी उसके दबाव में सिकुड़ गई और ऊपर वाली फैल गई पूरी। अरे तुम ग्रेविटी के केस में मत जाओ भाई, ग्रेविटी वोविटी मत सोचो अभी। ठीक है, अभी ग्रेविटी वोविटी का कॉन्सेप्ट मत लगाना कि ग्रेविटी इसका वेट ज्यादा, ये सब नहीं सोचना अभी। अभी नॉर्मल केस में सोचो, सिंपल सी बात है, अल्फा वन ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू अल्फा टू। तो बेसिकली क्या होगा, अल्फा वन जो होगा इजी टू बेंड होगा, ऐसा समझ लो, इजिली बेंड होगा और इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगी। ऐसा मत समझो कि दूसरे वाले की लेंथ में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि इसका साइज देखो, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे हुई तो दूसरी वाली पूरी इतनी नहीं होगी, वो सिर्फ इतनी ही होगी, वो सिर्फ इतनी ही होगी, समझ गए? पूरी नहीं होगी वो, कभी कभी पॉसिबल ही नहीं है पूरी वाली, ये वाली ज्यादा बेंड कर जाएगी। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार आ चुका है। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आता है तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, सुनना ध्यान से, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है पता है आपको? इसी लेंथ के कॉन्सेप्ट पे ही है बच्चा। देखो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल सा है, तुम्हें पता है, मान लो ये एंड है और ये तुम्हारा एंड है, ठीक है, और अगर सुनना, पहला केस मैं बता रहा हूं, यहां से लेके बच्चा, यहां से लेके यहां तक ये रॉड है, फॉर एग्जांपल ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ये अभी फिक्स्ड है प्रॉपर, दोनों ऑर्डर, मतलब जो इसके बैट इससे लेके इससे तक यहां तक वो है। अगर टेम्परेचर टी है और मान लो अगर इसका टेम्परेचर टी डैश हुआ, तो ये बताओ क्या लेंथ इंक्रीज करेगी अल्फा अगर पॉजिटिव है तो? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। रॉड अगर दो एंड के बीच में बच्चा फिक्स है, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो क्या इसका जो लेंथ होगा एल से बढ़ के एल डैश हो जाएगा? होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा ना भाई, एल से एल डैश होगा। बट ये बताओ क्या रॉड की लेंथ एल से एल डैश हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों एंड में फिक्स है अच्छा बेंड हो नो जाएगी। सर, है ना? रोकेगी। हाँ, अब सुनो, अब यही कॉन्सेप्ट सुनना है, देखो, जब ये दोनों एंड से फिक्स हो और ये नॉट फ्री हो, ठीक है, ये नॉट फ्री है, फ्री नहीं है मतलब एक्सपेंड करने के लिए, तो क्या होगा, सिंस वो एक्सपेंड होना चाहती है बट एक्सपेंड नहीं हो रही है, तो क्या करेगी, वो अपने अंदर स्ट्रेस डेवलप कर लेगी। बात समझ में आ रहा है? उसी स्ट्रेस को हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. है ना? देखो रॉड, दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये दो हिंजेस है भाई, हिंज के बीच की दूरी 1 मीटर, रॉड की लेंथ 1 मीटर, रॉड अभी नॉर्मल है। अब आपने टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, मान लो सब कुछ करने की वजह से, इसकी जो वैल्यू, रॉड की वैल्यू होनी चाहिए थी 1 पॉइंट, मान लो 2 मीटर बढ़ जानी चाहिए थी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दो एंड से फिक्स है, और अगर ये दो एंड से फिक्स है तो रॉड रॉड कभी भी इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती। बात समझ में आ रहा है? और अगर ये बढ़ नहीं सकती तो ये क्या करेगी, एंड पे फोर्स लगाएगी या कि स्ट्रेस अप्लाई करना चालू कर देगी। समझ रहे हो? और उस स्ट्रेस को हम कहते हैं बच्चा थर्मल स्ट्रेस, कि जब कोई रॉड या कि आपकी बढ़ना चाह रही है टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, बट वो बढ़ नहीं रही है, उसको हम रोक दे रहे हैं, तो जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे बोलते हैं हम थर्मल स्ट्रेस। समझ में आया? अब थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है तुम लोग को? फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल। तो तुमने एक रिलेशन सुना होगा, मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखना, स्ट्रेस इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन, यही होता है। यस सर। पक्का? अब देखो, तो हम इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, ध्यान से देखना, यंग मॉडुलस टाइम्स, ध्यान से देखना, यंग मॉडुलस होता है, अगर तो सॉरी, ये स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन होता है भाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होता है क्या? यस सर। और ध्यान से देखो, अभी अगर हम इसको लीनियर एक्सपेंशन हो रहा था तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एल इक्वल टू, हमने अभी अभी पढ़ा था, ये होता है अल्फा टाइम्स एल इंटू डेल्टा टी, याद है क्या? चेंज इन लेंथ इक्वल टू इतना होता है, बाद में हमने इसको सॉल्व किया था, तो मैंने बोला था एल फाइनल इक्वल टू एन इनिशियल प्लस अल्फा इंटू एल इनिशियल इंटू डेल्टा टी, यही बताया था ना मैंने अभी।
यस सर। तो डेल्टा एल इक्वल टू बच्चा होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है बच्चा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हो गई तुम्हारी अल्फा इंटू डेल्टा टी। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, ध्यान से देखना, ये वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो ये फॉर्मूला हो जाता है यंग मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन रॉड। समझ गए? जो तुम्हारे थर्मल स्ट्रेस बच्चा डेवलप होती है रॉड में, वो उसका फॉर्मूला होता है वाई, मतलब होता है यंग मॉडुलस। तुम्हें पता है यंग मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। यंग मॉडुलस अल्फा हो गया तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट और डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर। अब यहीं से ये लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहीं से ये लोग बोलते हैं थर्मल फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। बोलते बताओ थर्मल फोर्स कितना लगा रही है, क्योंकि तुम्हें पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया जो रॉड का है, तो यही चीज तुम इसको इक्वेट कर दो यार, तो y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी बच्चा। तो थर्मल जो फोर्स हुआ वो हो गया y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। समझ में आया नहीं आया? ये होता है थर्मल फोर्स का फॉर्मूला। बोलो भाई। यस सर। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा थर्मल फोर्स को, इसको मैं बोल रहा हूँ एफ टी, क्योंकि ये थर्मल फोर्स आपसे बोल देता है बताओ रॉड इतना फोर्स कितना फोर्स लगाएगी। कहानी समझ में आई? यहाँ पे जो हम डेल्टा एल ले रहे हैं, डेल्टा एल कितना ले रहे हैं, डेल्टा एल वो ले रहे हैं जितना उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, बट वो फिक्स जो पॉइंट है वो उसको रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। क्लियर है पार्ट? सर। यस सर। है ना, याद रखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट समझो ध्यान से, दूसरा पॉइंट हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुन लेना इस बात को, तभी तुम्हें समझ में आएगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि मान लो मेरा ये हिंज पॉइंट है और यहां हिंज पॉइंट है, रॉड इसकी जो दूरी है, लेट सपोज ये जो दूरी है, ये दूरी मैं मानता हूं 1 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल इनके बीच की, दो हिंज के बीच की दूरी 1 मीटर है। बट जो रॉड है, फॉर एग्जाम्पल, अब कौन आया यार, एक ही बार में आ जाए वो यार तुम। देखो बच्चा, मान लो रॉड की जो लेंथ है वो है 0.8 मीटर, फॉर एग्जाम्पल 0.8 मीटर, मतलब ये दोनों में फिक्स नहीं है। ठीक है, बस इसके बीच में ऐसे यहां से फिक्स है, बस ऐसे फ्री टू एक्सपेंड है। अब क्या हुआ, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर अभी टी है, इसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, टी डैश किया। अगर टी डैश किया और मान लो टी डैश करने की वजह से जो फाइनल लेंथ आनी चाहिए थी वो वैल्यू आई 1.2 मीटर आई। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, डेल्टा टी से तुमने टी डैश किया, उस केस में जो एल फाइनल की वैल्यू आनी चाहिए थी वो 1.2 आनी चाहिए थी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ किस लेंथ की वजह से थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, कितनी लेंथ की वजह से, 0.2। कितनी लेंथ की वजह से ये थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी इस रॉड में? सर ये थोड़ी छोटी है क्या? हाँ, ये रॉड छोटी है, ये रॉड पूरी फिक्स नहीं है, वो पहली वाली केस में रॉड फिक्स थी, इस केस में फिक्स नहीं है। 0.8 मीटर की तरफ से करेगा। अरे 0.8 मीटर से तो एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। ये कितना हो जाना चाहिए, एल इनिशियल देख बेटा, एल इनिशियल जो था वो 0.8 था, फाइनल तुम्हारा अगर मान लो डेल्टा टी बढ़ाने से तुम्हारा फाइनल लेंथ हो गई 1.2। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कितनी लेंथ की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगी इसके अंदर? 2 0.2 की वजह से। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड। सिंपल सी बात है, देखो अगर इसकी दूरी 1 मीटर है और ये 0.8 है, तो देखो 2 मीटर तक तो जब जब सॉरी 0.2 आगे बढ़ गई 1 मीटर तक गई तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो फ्री टू एक्सपेंड है ना। जो आगे वाली है 1 से लेके 1.2 के बीच की जो है, क्या सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप करने के लिए? बात समझ में आई? तो भाई स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा यंग मॉडुलस इनटू, यहां पे तुम्हें लेना है 0.2 डिवाइडेड बाय जो भी इसकी ओरिजिनल लेंथ है विच इज 0.8। समझ में आया नहीं आया? सर है ना, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस के बारे में। फिर एक चीज और मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, कई बार तुमसे ये पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे, अब यहीं से मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ 50 बना सकता हूँ।
और तुम्हें मैंने कल कॉन्सेप्ट बता दिया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला, तुमसे बोल देगा ये चीज कि बताओ एल फाइनल की वैल्यू बताओ, अगर जो लेंथ है उसका फंक्शन बना दिया, कुछ भी उल्टा सीधा। फॉर एग्जांपल तुमसे बोल दिया कि लेट सपोज क्या बोल दूं मैं, मान लो बोल दिया कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का फंक्शन, लेट सपोज एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, क्या चाहिए, ठीक है। और तुमसे बोलेगा कि बताओ, मतलब वही वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट, समझ गए कि लेंथ तुम्हारी इससे चेंज हो रही है, उससे चेंज हो रही है, तो वो वाला आप निकाल लोगे ना यार। देखो तो डेल्टा एल इक्वल टू तुम्हें क्या करना है, डेल्टा एल इक्वल टू तुम्हें पता है अल्फा इंटू इनिशियल लेंथ इंटू डेल्टा टी होता है। अगर ये वेरी कर रही है तो डेल्टा एल इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा बाहर ले लेना, और जो भी तुम्हारा एल का फंक्शन दे रखा है और उसको जो भी दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, एक इंटीग्रेट कर लेना। वो तुम्हें तोड़ के देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही है। सेम कहानी होती है आपको दूसरे केस में कि मान लो अल्फा वेरी कर रहा हो, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ मान लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़े और इसकी वजह से अल्फा बढ़ता जाए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये कर लोगे ना आप लोग, सर है ना। उस केस में देखो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, अगर एल बाहर है तो ये हो जाएगा अल्फा, अगर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और तुम dt ले लो, इंटीग्रेट कर दो भाई, जितने टेम्परेचर से जितने टेम्परेचर के बीच का बोल रहा है निकाल लो, और क्या है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बच्चा पार्टी आ चुके हैं, वो हमें याद रखना है ना, ये चीजें याद रख लेना। अब आगे चलते हैं, एरियल कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखते चलना। ये हो गया, अब हम समझते हैं एरियल कॉन्सेप्ट। एरिया के केस में क्या होता है, लेंथ के केस में मैंने तुम्हें बता दिया, एक केस और बचता है, रुको, लेंथ के केस में एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, वो कॉन्सेप्ट को कवर कर देता हूं, फिर उसके बाद अपन आएंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एडवांस में। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है। √L/G। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंडुलम वाला, देखो पेंडुलम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। पेंडुलम का क्या होता है, 2π√L/G, यही होता है। यस सर। अब ये बताना, अगर जैसे गर्मी के दिनों में हम बोलते हैं, गर्मी के दिनों में बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसकी वजह से हो सकता है जिस रॉड में पेंडुलम अटैच है वो लेंथ इंक्रीज कर जाए, पॉसिबल है क्या, है ना। तो अब हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। मान लो ये टी है और टी डैश मैं बोलता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा, क्या ये वैल्यू ध्यान से बताना, इतनी हो जाएगी इनिशियल लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जी हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, यस सर। है ना। तुमसे सिंपल सी बात है, अभी एल इनिशियली है नॉर्मल टेम्परेचर में कभी भी, अब तुमसे बोला कि बताओ एक टाइम पे टेम्परेचर बढ़ गया और रॉड का इतना ये है वो है, अब बताओ कितना टाइम में गेन कर लेगी, कितना फास्ट चलेगी, कितना कम टाइम दिखाएगी। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो टी डैश अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा, ये सारी वैल्यू डिवाइड हो गई, तो देखो अल्टीमेटली क्या बचेगा, इससे ये खत्म, ये बचेगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की पावर 1/2। क्लियर है, ये बची। तो अगर Yes, sir. इसको सॉल्व कर लो, सिंस तुम्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमें पता है ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, टी डैश अपॉन टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई 2, एज पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हम यूज करते हैं नॉर्मल केस में, जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो तो। फिर तुमसे पूछ लेता है बताओ कितना टाइम गेन करेगी कि लूज करेगी, तो देख सकते हो, देखो टी डैश इक्वल टू टी प्लस अल्फा इंटू टी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2। याद रखना ये टेम्परेचर है और ये जो मैंने लाया है ये नॉर्मल टाइम है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है बच्चा, और ये तुम्हारा टाइम है जो हम ले रखे, इसको हम बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब तुमसे पूछ लिया कि बताओ कितना टाइम गेन करेगी कि लूज करेगी, निकाल सकते हो तुम इसके बेसिस में। तो देख सकते हो, देखो टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी इक्वल टू होता है अल्फा इंटू टी इंटू डेल्टा टी अपॉन 2।
याद रखना इसको डेल्टा टी, वो अपन इसको स्मॉल टी लेते हैं यार समझाने के लिए, क्योंकि ये टाइम है पेंडुलम का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है पेंडुलम के केस में। अब कैसे इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन तुमसे बोला कि गर्मी के दिन में, फॉर एग्जांपल गर्मी के दिनों में तुमसे बोला कि अगर पहले टेम्परेचर मान लो 10 था, 20 था सॉरी, और इसकी वजह से मान लो गर्मी बढ़ी किसी टाइम पे और टेम्परेचर हो गया सराउंडिंग का मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, तो तुमसे बोलेगा बताओ टाइम इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा, बता सकते हो? और अगर देखो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बताओ। मैं तुम्हें एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बनाता, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इंक्रीज कर देगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना टी डैश माइनस हाँ टी जी, हाँ जी, इंक्रीज करने का या इंक्रीज करने का मतलब है कि ये वैल्यू प्लस में हो जाए। और ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में क्या होता है आपको पता है, ठंडी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हो सकता है एल की वैल्यू कम हो जाए, तो टाइम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बनाता हूं, अपने सामने बनाता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमसे बोला कि एक पेंडुलम है, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे सही टाइम देती है, फॉर एग्जांपल वो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पे सही टाइम देती है। अब समर का टाइम है, समर में तुम्हारा सॉरी टी जो आया, जो टी फाइनल हो गया वो मान लो 40 डिग्री हो गया। अल्फा की तुम्हें वैल्यू दे दी कि जो जिस रॉड में पेंडुलम अटैच है उसकी वैल्यू हो गई मान लो 1 अपॉन कुछ, क्या ले लें जो तुम बोलो यार, कितना ले लो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इनटू ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स में चल रहा है। तुमसे बोलेगा बताओ कितना टाइम गेन करेगी कितना लूज करेगी, क्या तुम निकाल पाओगे? कितने सेकंड पूछा कि बताओ ये सिंपल पेंडुलम कितने सेकंड गेन करेगी कि लूज करेगी। तो तुम्हें समझ में आ गया भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम गेन करेगी। अब तुम बता दो कितना गेन करेगी, ये भी हम बता देते हैं, ध्यान से देखना। एक दिन में आपसे डे में पूछ सकता है, एक ही घंटे में पूछ सकता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है एक दिन में कितना लूज करेगी या कि 1 डे में कितना गेन करेगी। हम निकाल सकते हैं, देखो टी डैश माइनस टी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हो गई 1/1000 इंटू, पहले हम इंक्रीज इन टेम्परेचर देखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस इंटू टाइम। अब एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं ये तुम्हें कन्वर्ट करना आता है, 24 इंटू 3600, यस सर। है ना। अब तुम इसको निपटा दो यार, 1 2 3 फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो आंसर तुम इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 48 इंटू 36, जितने भी सेकंड्स होंगे डिवाइडेड बाय 2, हाँ डिवाइड बाय 2 भी था, सॉरी डिवाइड बाय 2 भी था, तो 2 से 2 ये निपट गया तो 24 आएगा, यहाँ पे 24 ही रह जाएगा। तो 24 इंटू 36 कर लो, इतने मिनट या कितने सेकंड तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ये घड़ी तुम्हारी तेज चलेगी। कितना 864 सेकंड्स चलेगी। अब इसको तुम चाहो तो सेकंड 60 से डिवाइड कर दो, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने मिनट आगे चल रही है, कितने सेकंड्स। हालांकि इतने मिनट पॉसिबल नहीं है, चलती है 2-4 सेकंड आगे पीछे हो सकती है, इतना 10 मिनट आगे नहीं दिखाएगी, बट आपको प्रोसेस मैंने समझा दी, समझ गए। सेम कहानी है अगर आपसे बोल दिया कि ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में 20 से बोल देगा कि भाई 20 पे सही टाइम दिखाती है, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए बनी है, लेकिन अब ठंडी में तुम इसको अंटार्कटिका लेके चले जाओ, अंटार्कटिका में टेम्परेचर पता चला -40 चल रहा है, वहां हो सकता है ये टाइम सही ना दिखाए, समझ गए। क्लियर बच्चा पार्टी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें याद रखना है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है तुम्हारा सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन। फिर आते हैं एरियल के ऊपर, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया टाइम पीरियड के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। फिर आते हैं अपन टाइम पीरियड मैं बोल रहा हूँ सॉरी एरिया के ऊपर। अब अगर एरिया लिखना है तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मान लो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेट सपोज ये एरिया है L1 और ये तुम्हारा होगा एरिया L2, ये एरिया L1 है और ये एरिया तुम्हारा L2 है। अब देखो अगर मुझे एरिया लिखना है तो ये होता है L1 इंटू L2। अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर पता करना है, dA/dt पता करना है, तो मुझे पता है ये प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो L1 इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय
dt प्लस L2 टाइम्स चेंज इन लेंथ ऑफ L1 डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है? आप ये लगा दीजिए। फिर आपको पता है ये क्या है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो चेंज इन L2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? क्या ये अल्फा इंटू L2 होता है? क्योंकि आपको पता है देखो ये होता है L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहां से देखो डेल्टा टी को इसको नीचे ले आ जाओ तो सिर्फ तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी, इसीलिए ये वैल्यू इसके बराबर है। फिर डी L1 अपॉन डी टी वैल्यू बच्चा अल्फा इंटू L1 के बराबर होती है। इन वैल्यूज को यहाँ पे फंक्शन में प्लेस कर दो तो देखो L1 इंटू अल्फा इंटू L2 प्लस L2 टाइम्स अल्फा इंटू L1, L1 L2 बाहर और यहां बच गया तुम्हारा 2 अल्फा। इस 2 अल्फा को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं बीटा से, L1 इंटू L2, और ये बीटा इंटू ये हो गया तुम्हारा ओरिजिनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम बोल देते हैं dA अपॉन dt की वैल्यू इतनी होती है। तो अगर चेंज इन एरिया तुमसे पूछे कितना हुआ बच्चा, ये तुम बोल दोगे b इंटू ओरिजिनल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर, जैसे वहां पे आता था। बस तुम्हें याद क्या रखना है, b क्या होता है? ये होता है एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन होता है, और जिसकी वैल्यू कुछ नहीं बल्कि ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होती है। समझ गए? हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? किसी को डाउट है? सर हाँ बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है बच्चा, नोट कर रहा हूँ ना साथ साथ? सर हाँ, नोट करते चलना है ना, हो सकता है फिर मैं तुम्हें नोट देने में भूल जाऊँ, है ना। ये हो गया बेटा एरियल एक्सपेंशन का। सेम कहानी तुम्हें करना है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। इसका मुझे एप्लीकेशन याद नहीं आ रहा है कहाँ पे करते हैं, बट वी कैन यूज इट। थर्ड कहानी होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के केस में भी वही कहानी हो जाती है तुम्हारी सेम। अगर तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, और ये तुम्हारा L3 हो गया। तो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम लिखना है तो L1 L2 L3, फिर सेम वही फॉर्मूला लगा लो, डिफरेंशिएट कर लो, सब कुछ करोगे तो तुम्हें वही कहानी आ जाएगी। जैसे इसको फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट। हाँ बच्चा, सर इसमें बीटा 3 अल्फा आएगा क्या? हाँ बीटा नहीं, इसमें हम गामा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो डीवी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी गामा टाइम्स वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसको डिफरेंशिएट कर लेना है ना, dv अपॉन dt कर लेना, विच विल बी L1 L2 इंटू डी L3 ऐसे करके आ जाएगी dL3 अपॉन dt। फिर आ जाएगी L1 L3 बाहर dL2 अपॉन dt, और एक में आ जाएगी L2 L3 बाहर dL1 अपॉन dt। बाद में वही कहानी प्लेस करना है। तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा तुम्हें, गामा की वैल्यू होती है 3 टाइम्स अल्फा के बराबर। आया समझ में? सर यस सर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो ध्यान से, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ठीक है ध्यान से देखना। क्वेश्चन तुमसे बन सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पॉट है, मान लो एक तुम्हारे पास पॉट है मतलब घड़ा है, ये किसी आयरन ओरन का बना हुआ है, ये तुम्हारे पास आयरन का बना हुआ है। अब ये वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें इस पॉट वाले क्वेश्चन में आते हैं। तुम्हें पूछ सकता है डेंसिटी के बारे में, बताओ डेंसिटी कैसे रिलेट करती है। ठीक है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है देखो मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? डेंसिटी का रिलेशन समझ लो। अगर मान लो डेंसिटी तुमसे पूछ ले कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कैसे चेंज करती है, तो मैंने तुम्हें वॉल्यूम को बता दिया। अब डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी पूछ लेता है मटेरियल की, तो तुम्हें पता है मटेरियल की इनिशियल डेंसिटी ये हो गई, और चेंज इन टेम्परेचर की वजह से मान लो m अपॉन वी डैश हो गई। देखो एक चीज समझना, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल तो अभी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ मैटर्स हैं, तो उनका मास सेम होता है बट वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? सर है ना?
याद रख लेना, आपका मास सेम होगा, ठीक है, मास सेम हो सकता है बट डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम क्या है, कंटेनर हो सकता है बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, बट मास उसके अंदर जो आ रहा है दैट विल रिमेन सेम। तो अगर मुझे चेंज इन डेंसिटी पता करना हो, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन v डैश के बराबर, ठीक है, अगर डेंसिटी पता करना है इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से। अब तुम्हें पता है v डैश की वैल्यू जो भी इंक्रीज हुई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन डेंसिटी, सॉरी फाइनल डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी इक्वल टू v अपॉन v प्लस 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। समझ में आया नहीं आया? सर देख बेटा, चेंज इन फाइनल, अभी मैंने बोला गामा इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, ये क्या है, ये होता है तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, गामा इंटू वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। तो अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम पता करना हुआ कितना हुआ, तो क्या ये v प्लस v इंटू गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, है ना? यही वैल्यू को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू खत्म हो गई, याद रख लेना। तो जो डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी होती है वो, उसका फॉर्मूला ये होता है डेंसिटी टाइम्स 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी की पावर माइनस। अब सिंस वही काम है, गामा बहुत छोटा होता है आपको पता है और ये बहुत छोटा होता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम बोल सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है 1 माइनस गामा टाइम्स डेल्टा टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल की। समझ में आया? यस सर। आया ना भाई सबको? डेंसिटी के अगर बारे में पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तुमसे बोल दिया कि डेंसिटी इसकी ये है वो है, तो कैसे चेंज होगी, तो वॉल्यूम तुम्हें बता दिया, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है भाई डेंसिटी का, विच यू शुड बी नोइंग इट बच्चा पार्टी। आगे की कहानी हम समझते हैं, ध्यान से देखना, यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है तुमसे, देखना ध्यान से, कई बार पूछ चुका है कि मान लो ये तुम्हारे पास पॉट है, अब पॉट में भरा हुआ है, ये पॉट है, पॉट के अंदर भरा हुआ है पानी, हिंदी में लिख देता हूं पानी, ये कि वाटर। इसका मान लो गामा 1 है, इसका मान लो गामा 2 है। अब ये बताओ, क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल अगर अभी का टेम्परेचर T है और इन टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो TF फॉर एग्जांपल ये फाइनल हो जाए, तो अब तुमसे पूछ लेगा कि बताओ, अभी दोनों मान लो सेम क्वांटिटी में भरे हुए हैं, ठीक है, जितना इसकी डेंसिटी जो भी पानी है पूरे पॉट में तुम्हारा पानी सेम भरा हुआ है, समझना ध्यान से। अब अगर ये बताओ, अगर मुझे पता करना है कि पानी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल ये बनाओ, अगर मैं पहली कंडीशन बोलता हूं कि वाटर लेवल विल नॉट डिक्रीज, विल नॉट डिक्रीज, अगर मैं पहले कंडीशन ये बोलता हूं कि इसका लेवल डिक्रीज नहीं करेगा ना ही इसका इंक्रीज करेगा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? क्या एक चीज, पानी एक्सपेंड करता है। हाँ बिल्कुल करता भाई, तुमने ये चीज तो पढ़ी होगी यार, एनालोमस वाला, कि Yes, sir. 4 डिग्री तक करता है, बाद 8 डिग्री पे जाता है। है ना, जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पे होती है, बाद में एक्सपेंड तो करता है यार, ये समझ गए, एक्सपेंड, है ना? तो आप बताओ क्या होगा, वाटर लेवल विल नॉट डिक्रीज नॉट इंक्रीज। क्या इस केस में समझ में आता है कि इस केस में जो गामा 1 होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू गामा 2 होना चाहिए? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? ओके सर। है ना, गामा 1 इक्वल टू गामा 2, क्यों? क्योंकि देखो अगर गामा 1 है, अभी हम पता कर रहे हैं जितना वाटर का वॉल्यूम है उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम है, अगर इसका गामा 1 अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही वाटर भी इंक्रीज करेगा, तभी ये लेवल सेम हो सकता है, यस सर। है ना? तो उस केस में बच्चा गामा 1 इक्वल टू गामा 2 हो जाएगा। दूसरे केस में अगर मैं बोलूं, अगर तुम खुद सोचो, ध्यान से बताना, वाटर जो है मान लो ओवरफ्लो कर जाए, ओवरफ्लो कर जाए कंटेनर से, तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि क्या वाटर एक्सपेंड कर रहा है? यस सर। वाटर एक्सपेंड किया सर, लेकिन पॉट ने कम एक्सपेंड किया। हाँ बिल्कुल, तो जो पानी वाला है, जो गामा 2 है, दैट इज मोर देन गामा 1,
समझ में? और तीसरा केस होता है कि मान लो वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाए, वाटर लेवल डिक्रीजेस, वाटर लेवल डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, गामा 2 की तब वैल्यू, बहुत इंक्रीज करेगा ज्यादा। बिल्कुल पॉट ज्यादा इंक्रीज किया बट वाटर उतना इंक्रीज नहीं किया, इसलिए उसका लेवल डिक्रीज कर गया। सर हाँ बच्चा। सर हम इसको टेम्परेचर से रिलेट करके नहीं कर सकते? जैसे वाटर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो फिर ये एक्सपेंशन भी सेम ही रहेगा। देखो तुम बोल सकते हो बट क्वेश्चन यही यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मान लो तुम्हारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में हमने पॉट भरा, और पॉट को हम क्या करते हैं जैसे नॉर्मल खाना वाना बनाते हैं, और इसका टेम्परेचर मान लो तुमसे हो गया 80 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो गया, और तुम्हें गामा 1 गामा 2 दे दिया, और तुमसे पूछेगा कि बताओ वाटर का क्या होगा कंडीशन, समझ गए? यस सर। उस केस के लिए हम ये सब पढ़ाई कर रहे हैं कि जब चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, अब डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ गामा की, किसकी गामा ज्यादा है किसका गामा कम है, जिसका गम ज्यादा होगा वो पहले रोएगा, समझ रहे हो, और जिसका गामा कम है वो बाद में रोएगा। ठीक है, दैट इज अ रूल बच्चा। तो जितना मुझे याद आ रहा है मैंने तुम्हें एक्सपेंशन के बारे में इतना ही चीज आती है भाई, एक्सपेंशन के बारे में मैंने तुम्हें बता दी, और मैं देख लेता हूँ क्या है, टाइम गेन बता दी, टाइम लॉस, डेंसिटी के बारे में हमने चर्चा कर ली, थर्मल स्ट्रेस बता दिया। ठीक है, यही इतने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इस चैप्टर में मुझे लग रहा है इतना पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी, कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्शन की इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन देखते हैं। ठीक है, अब ये आता है, ये पार्ट आता है हीट ट्रांसफर के अंदर, दिस पार्ट कम्स अंडर हीट ट्रांसफर बच्चा, हीट ट्रांसफर के अंदर आता है। अब हीट ट्रांसफर को तुम्हें पता है 3 मोड होते हैं, ठीक है, 1 2 3। पहला होता है तुम्हारा कंडक्शन, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है बताओ, कंडक्शन में क्या होता है? सर जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाना चाहता है। बिल्कुल, पहला तो है कि ये कांटेक्ट में होता है, जब ये कांटेक्ट हो तब होता है ये काम, ठीक है, दो बॉडीज कांटेक्ट है तब कंडक्शन होता है। दूसरा, इसमें हीट का ट्रांसफर होता है, याद रख लेना, हीट में हीट का ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होते, मैटर का नहीं होता है, याद रखना, मैटर नहीं होते, मतलब हीट ट्रांसफर हो गई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में चला गया, बट मैटर हीट लेके नहीं जाते, मैटर अपनी प्लेस में ऑक्सीडेट करते रहते हैं, दे डोंट गो फ्रॉम हियर हियर, वो वाइब्रेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं, समझिए, मैटर आगे नहीं जाएगा। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट होता है, नॉन कॉन्टैक्ट होता है, बट इसमें एक चीज होती है कि इसमें हीट भी ट्रांसफर होती है और मैटर भी ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आई? तुम्हारा हीट का भी ट्रांसफर होता है बच्चा और मैटर भी ट्रांसफर होता है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा फैन लगा हुआ है, अब तुम्हें ये दीवार को मान लो तुम्हें ठंडा करनी, ये गर्म हो गई है, अब तुम्हें इसको ठंडा करनी है, तो तुम्हें अगर ये मान लो कूलर से तुम ठंडी हवा भेज रहे हो, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो ये पार्टिकल लेके आगे बढ़ते हैं और ये जाके इसको यहाँ पे देते हैं और ऐसे ऐसे करके वापस ये ऐसे रिसाइकल होते हैं डेंसिटी के चेंज की वजह से, कि जब यहाँ कोल्ड आ गए तो यहाँ हॉट हॉट आ जाएंगे, यहाँ पे हॉट है तो यहाँ पे कोल्ड हो जाएंगे, मतलब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से पार्टिकल रिवॉल्व करते रहेंगे। तो मतलब ये जो हीट कैरी कर रहे हैं वो ये पार्टिकल हैं जो कैरी कर रहे हैं। तीसरे केस में अगर हम देखें रेडिएशन के केस में, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है, इसमें हमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें हीट ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, बट इसमें कौन ट्रांसफर करता है, वेव्स करती हैं, स्पेशली कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर। है ना, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं पहला कंडक्शन, एकदम लाइन से पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हारी सारी थ्योरी अगर ये रिवाइज कर लिए तो याद रख लेना सारे क्वेश्चन तुमसे इससे निकल जाने चाहिए, जितना कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जितना भी तुम्हारे आईटी एडवांस में। आगे चलते हैं, समझना ध्यान से, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हुआ, ये मान लो ये सरफेस है,
इस सरफेस से लेके इस सरफेस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। मान लो ये जो टेम्परेचर है ये है फाइनल टेम्परेचर और ये तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर। ये कि मान लो ये जो यहाँ पे है TF है वो ग्रेटर है T इनिशियल से, मतलब ये हॉट है और ये कोल्ड है। हीट का ट्रांसफर जो होता है वो यहाँ से यहाँ की तरफ होता है। अगर ये मान लो तुम्हारा बच्चा ये दूरी x है, ये x के टर्म्स में है और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रखा है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कंडक्शन में, हम ये बोलते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट dq अपॉन dt होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के, मतलब dt अपॉन dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो अगर मुझे लिखना हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूँ रेट, थीटा क्या है? हाँ थीटा क्या है? बताता हूँ, हीट है वो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। मतलब इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस लेंथ में उतनी ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। अगर इसका मतलब है अगर यहाँ 100 है यहाँ 0 है तो यहाँ ज्यादा हीट होगी, अगर यहाँ 100 है और यहाँ 60 है यहाँ कम हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होती है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है dq/dt होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। कौन सा एरिया बच्चा? एरिया, ये वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन आगे फॉरवर्ड होगा। और इस चीज को हम अगर इक्वेट कर दें बच्चा तो ये होता है, देखो dq/dt इज इक्वल टू a इंटू dt अपॉन dx, और यहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं k। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? इस k को क्या कहते हैं? थर्मल इसको- कंडक्टिविटी। बिल्कुल, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कई बार इसके याद रख लेना कंडक्टिविटी, इसका डायमेंशन एनालिसिस भी पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर मुझे नॉर्मल टर्म्स में लिखना हो, मान लो ये यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, उसकी लेंथ L है, यहाँ पे एंड में टेम्परेचर है F, TF है और यहाँ T इनिशियल है, तो अगर मुझे लिखना हुआ डायरेक्टली फॉर्मूला तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो हीट का ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू KA into difference in temperature divided by L into time। आया समझ में सबको? यस सर। है ना? याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हीट ट्रांसफर इक्वल टू Q इक्वल टू होता है KA डेल्टा T अपॉन L इंटू टाइम। क्या बच्चा? ओके सर, ठीक है। टाइम को हम इधर लेके चले गए, है ना, टाइम इधर लेके चले गए। याद रखना, कई बार बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं, जब के की यूनिट निकालना होता है तो उन्हें ये याद नहीं आता है, वो ये फॉर्मूला रट्टा मार के बैठते हैं, के इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल रट्टा मार के बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना कि सिर्फ हीट है, प्लीज रिमेंबर, अदरवाइज आपके एडवांस के ऊपर बनते हुए क्वेश्चन भी निपट सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन का। अब कंडक्शन के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या? हाँ बच्चा, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो कंडक्शन को ही अगर हमें वो करना हुआ तो इसमें एक हम यूज करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो कैसे बोलते हैं हम बोलते हैं यहाँ पे dq बाय जो dt है इसको कंपेयर करते हैं हम हीट करंट से। इसको बोलते हैं हम हीट करंट। जैसे तुम्हें पता है जो करंट फ्लो होती है, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया मान लो V1 और ये हो गया तुम्हारा V2। तुम्हें पता है अगर करंट इधर ट्रांसफर हो रही है इसका मतलब है कि जो डेल्टा V भी इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू आर के बराबर होगा। यही होता है। सेम कहानी हम, है ना, सेम कहानी हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। उसको देखो कैसे करते हैं। हम बोलते हैं ये वैल्यू जो है हीट करंट है, तो हम इसको बोलते हैं I इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहां पे देखो क्या करते हैं, अगर मुझे आई निकालना हुआ बच्चा तो आई हम बोलते हैं डेल्टा वी अपॉन आर से। इसी तरह हम इसको भी कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हीट करंट होती है वो होती है सर इसमें डेल्टा। टाइम नहीं आएगा? किसमें? टाइम, आपने टाइम जो डीक्यू का फॉर्मूला लिखा था ना,
ले लिया ना भाई, ले लिया ना, देखो ना, dq by dt आई है। dq by dt कोई हीट करंट बोल रहा हूँ, आई, ओके सर। समझ गए? जो हीट करंट है dq by dt, रेट को मैं बोल रहा हूँ कि जो I इक्वल टू होगा वो इतना हो जाता है। और इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करें इसके हिसाब से, तो ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, L अपॉन के ए हो जाता है। इसे हम बोलते हैं भाई थर्मल रेजिस्टेंस। सुना है आप लोगों ने? सर है ना, थर्मल रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, हीट करंट से। अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि केस नंबर 1, फॉर एग्जांपल तुमसे बोलता हूं, मान लो ये 2 रॉड हैं और ये 2 रॉड जो तुम्हारी हैं ये मान लो तुम्हारी पैरेलल में है। ये 2 रॉड हैं अलग अलग मटेरियल की पैरेलल में है। यहाँ पे टेम्परेचर है TH और यहाँ पे मान लो TC, हॉट और कोल्ड। ये रॉड 1 है जिसकी लेंथ सेम है, बट इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एरिया A1 है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एरिया A2 है। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें पूछ लेता है कि बताओ नेट के कितना आया, नेट के की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे वहां पे हम निकालते हैं कि भाई 2 रेजिस्टेंस है, 2 पैरेलल में है, तो बताओ नेट कितना आएगा, निकाल सकते हो? तो देखो, अब ये बताओ, जब भी याद रख लेना, एक चीज याद रखना, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, याद रखना, दिस पार्ट इज योर पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन का पार्ट है। और अगर ये पैरेलल कनेक्शन का पार्ट है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर मुझे लिखना हुआ तो पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है कि वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, करंट डिवाइड होती है, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज सेम है। तो मुझे पता है कि आई जो होगी बच्चा, देखो देखना ध्यान से, जो I1 होगी दैट विल बी डेल्टा टी अपॉन R1 होगी, और जो I2 होगी हीट करंट होगी वो डेल्टा टी अपॉन R2 होगी। ये समझ में आया नहीं आया सबको? सर आ गए। आया ना? ठीक है, I अपॉन R2, सिंपल सी बात है यार। जैसे डेल्टा टी होता है, जैसे वहां पे पता है तुम्हें कि अगर 2 सर्किट पैरेलल में है तो उनका वोल्टेज सेम होता है। यही ऊपर वाला टर्म आपको पता है वोल्टेज वाला टर्म है। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो I नेट होगा, जो I नेट होगा वो भी ऐसे काम करेगा, डेल्टा टी अपॉन R नेट होगा। और पैरेलल में तुम्हें पता है ये कंडीशन अच्छे से कि भाई पैरेलल में तुम्हारा I1 प्लस I2 होता है। उसी के हिसाब से अगर तुम यहाँ पे रख दो तो देखो डेल्टा टी अपॉन R नेट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी डेल्टा टी अपॉन R1 डेल्टा टी अपॉन R2 बच्चा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 1 अपॉन R नेट की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगी। और R1 R2 का मतलब तुम्हें पता है, R1 का मतलब होता है, क्या होता है, L अपॉन K1 A1। R2 का मतलब होता है तुम्हारा क्या, L अपॉन K2 A2। समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रख लेना। अब तुम्हें पैरेलल में बोल दिया थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला जो आर नेट हो जाएगा बच्चा, आर नेट तुम्हारा हो जाएगा L अपॉन के नेट इंटू जो भी इसका ए नेट आएगा, जो भी ए नेट लगाना हुआ, जो भी लगाना, ए नेट तो A1 प्लस A2 हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो अब इसको तुम यहाँ पे रिप्लेस कर दो बच्चा। आपसे थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है अगर मान लो तो ये देखो क्या हो जाएगा, के नेट इंटू सॉरी ए नेट। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा इसका अपोजिट, थर्मल रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें पता है ना। देखो ये वही कंडीशन हो गई, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। इसका अपोजिट करोगे तो कंडक्टिविटी नीचे आ गई, और क्या, समझ रहे हो? होता है ना, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए होता है यस सर। है ना। रो को है ना, रो को उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी होती है, तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी इंटू L अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है। फिर देखो L
इक्वल टू K1A1/L प्लस K2A2/L। यहां से निपट गया तो देखो के नेट की वैल्यू आ गई तुम्हारा K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ये तुम्हारा होता है भाई पैरेलल के केस में नेट कंडक्टिविटी का। इसी तरह तुम सीरीज में निकाल सकते हो। ये आया सबको समझ में? नहीं आया? सर आ गया। सीरीज में बताओ क्या हो जाएगा। सीरीज में क्या, सीरीज में तुम्हें पता है कि जो करंट होती है वो सेम होती है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब टेम्परेचर मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस निकाल लो। और क्या है यार, मतलब क्या है उसका मतलब ये है, समझना ध्यान से। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोल्ड पे कुछ और मटेरियल है, यहाँ कुछ और मटेरियल है। यहाँ तक हमने दूसरा मटेरियल यूज किया, इसका एरिया मान लो कुछ और, अगर सेम रखना है तो सेम रख लेते हैं, लेकिन अलग रखना है तो अलग रख लो। और यहाँ से लेके, अरे एक मिनट यार, क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कुछ और है। तो इसका देखो K1 A1 L1, K2 A2 L2 अलग अलग के, लेकिन हम समझते हैं अगर बराबर होगा तो कोई बात ही नहीं है। इसमें जो करंट होती है दैट इज सेम। तो अगर यहां से देखो TH है, ये TC है, और इस पॉइंट का जो मीन का टेम्परेचर अगर वो T है, तो मुझे अगर I लिखना है बच्चा, तो दैट I विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्या बोल सकते हो क्या? देखो TH माइनस T डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, R1। और यही I की वैल्यू जो होगी देखो T माइनस TC/R हो जाएगी, R2 हो जाएगी। अब इसको तुम वो कर दो यार, देखो तो इस चीज को लिख सकते हो, देखो TH माइनस T इक्वल टू I इंटू R1 और T माइनस TC इक्वल टू I इंटू R2। सर जो, हाँ बच्चा बोलो। सर T माइनस TH नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखो ये हाई टेम्परेचर पे होगा, यस समझ सर। रहे हो? ये हाई टेम्परेचर पे हीट का ट्रांसफर इधर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ये लो टेम्परेचर होगा उससे, यस सर। है ना। और जो टी नेट के लिए निकालेंगे हम, तो टी नेट के लिए बोलेंगे जो टी एच माइनस टी सी इक्वल टू आई इंटू आर नेट। इस इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। देखो आई आर नेट इक्वल टू हो जाएगा आई आर वन आई आर टू। तो आर नेट की वैल्यू बच्चा कुछ नहीं बल्कि R1 प्लस R2 हो जाती है, जो वही सीरीज वाला केस तुम्हें याद होगा। बस इसमें थर्मल कंडक्टिविटी की कहानी याद रख लेना कि अगर मुझे R1 लिखना हुआ तो देखो जो R नेट होगा तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K नेट इंटू जो भी एरिया लेना हो। अगर दोनों का एरिया सेम है तो कोई बात नहीं, अगर एरिया अलग है तो दैट वी विल टेक एरिया। फिर इसका हो जाएगा बेटा L1 अपॉन K1 A1 और इसका हो गया L2 अपॉन K2 A2। तो अगर तुमसे थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसी ने पूछ लिया तो तुम इस फॉर्मूले से तुम डिराइव कर लेना। समझ में? ये वो फॉर्मूला है जहां पे A1 L1 सब कुछ मैंने अलग अलग कर दिया है। अगर A1 A2 तुमसे बोल दिया सेम सेम है तो कट निपटा देना दोनों को, है ना। सर एक बार पैरेलल वाला का आंसर दिखाना, के के देखो टर्म्स में पैरेलल वाला क्या होता है? के के टर्म्स में पैरेलल वाला ये होता है भाई, सर सीरीज वाले में लास्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, वो दोबारा बता देंगे? बता देता हूँ। हाँ जी, ये सबको क्लियर है पैरेलल वाला? यस सर। देख बेटा, सीरीज पे हमने यही निकाला, सीरीज में एक फॉर्मूला आता है कि जो तुम्हें पता है, जो जैसे करंट में काम करता है कि भाई नेट रेजिस्टेंस वैल्यू R1 प्लस R2 होती है, ठीक है। अब R1 तुम्हारा क्या होता है? R1 होता है L1 अपॉन K1 A1 और ये होता है R2 होता है L2 अपॉन K2 A2। समझ में आया? यस सर। अब मान लो 2 मिनट के लिए, अब कंडीशन में बताता हूं, ध्यान से देखो क्या हो सकता है। ये ए नेट है ना,
मान लो कंडीशन क्या दी थी जब पहली कंडीशन, इसी में पहला बोलता है पहली कंडीशन, मान लो अगर L1 इक्वल टू L2 है, ठीक है, और जो L1 इक्वल टू L2 और A1 इक्वल टू, ये बाद में लेते हैं, चलो पहले ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। अगर L1 इक्वल टू L2 है, ठीक है, तो ध्यान से बताना क्या फॉर्मूला बनेगा। क्या ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L1 ले लो, मान लो L1 K नेट इंटू A नेट इक्वल टू L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2, विच मीन्स L1 से L1 खत्म, 1 अपॉन K नेट इंटू A नेट की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन K1 A1 प्लस 1 अपॉन K2 A2। समझ में आया नहीं आया? आ गया। आ गया ना भाई, है ना? फिर वही कहानी है कि दूसरी कंडीशन मान लो L1 भी वह है और जो A नेट है इक्वल टू A1 और A2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेम थिकनेस की रॉड है, ऐसे ऐसे हमने कनेक्ट की है, ऐसे सेम थिकनेस, मतलब ये जो एरिया है विच इज सेम। अगर ये सेम है तब क्या हो जाएगा, देखो जो 1 अपॉन या कि 2 अपॉन के नेट की वैल्यू होगी, क्या ये कितनी हो जाएगी, क्या 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 हो जाएगी, विच मीन्स के नेट की वैल्यू अगर देखा जाए, के नेट की वैल्यू, तो इसको तुम सॉल्व कर लो तो मेरे ख्याल से कितनी हो जाएगी, देखो K1 K2, एक मिनट, हाँ, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। डिवाइड बाय 2 नहीं, ट्वाइस, सॉरी 2 ऊपर आएगा, ट्वाइस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सर नीचे आया है ना। एक मिनट यार, क्या बोल रहे हो, नीचे आएगा? तू नीचे ही तो है। नहीं भाई नीचे नहीं आएगा, देख 2 अपॉन, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 अपॉन के नेट इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व कर लूँ, सर इसमें ए एरिया ही है ना, हाँ ए एरिया है, तो इसमें आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, हाँ, A1 A2, तो सर ए नेट जो होगा वो A1 प्लस A2 नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, A1 प्लस A2 नहीं होगा भाई। क्यों होगा, देखो A1 प्लस A2 का मतलब समझो ध्यान, पैरेलल के केस में A1 प्लस A2 समझ में आता है। देखो पहले मैंने क्या बोला, एक रॉड है, इसका A1 है, अगर यही रॉड मान लो बगल में लगा देता तो अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, सर लेकिन अगर सेम रॉड है, अब मतलब इसका मतलब है रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2 का एरिया सेम है, बट ये सीरीज में कनेक्टेड है, समझ रहे हो? तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो अभी सेम रहा ना दोनों का। सर आपने लेंथ भी सेम रख दी इस केस में। लेंथ भी सेम रख दी, लेंथ भी सेम रख दी, एरिया भी सेम रख दिया बच्चा। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो K1 K2 एलसीएम में आ गया, तो यहाँ पे K1 K2 आ जाएगा। हमें K नेट की वैल्यू चाहिए, देखो K नेट की वैल्यू चाहिए तो इसको रिवर्स मार दो, तो 2 इधर चला गया, तो ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना? तो ये तुम्हारा सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि सीरीज और ये होता है। अब अगर एक यहाँ तक किसी को डाउट है? इससे पहले वाले केस में जब एरिया सेम नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ, तो उसका ए नेट क्या आएगा। ए नेट उसके केस में वापस ए नेट वही रहेगा, A1 प्लस A2 आएगा, ओके सर। समझ गए? क्योंकि एक हो सकता है इसका एरिया 1 हो, दूसरे का एरिया 2 हो, तो एरिया तो सेम हो गया ना, 1 प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। सर सीरीज में, सीरीज में सेम है, सीरीज में देखो, सीरीज में अगर वो नहीं रहेगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला चिपकाना है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें ए नेट का डालेंगे, ए नेट पूछूंगा किसमें? इसी वाले फॉर्मूले में, तो सीरीज ए वाले नेट की वैल्यू, फॉर्मूले भैया ए नेट की वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, समझ गए? ए नेट हमें ढूंढना पड़ सकता है कि इसमें K1 और K2 दिया रहेगा, अदरवाइज ऐसे हमसे नहीं पूछेगा एक्चुअल में, जहां तक मुझे लग रहा है। सर ए नेट यहाँ पे A1 प्लस A2 नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे A1 प्लस A2 नहीं होगा, देखो यहाँ पे देखो, समझो क्या है, क्यों नहीं होगा उसका समझो। सीरीज में जब मैं बोल रहा हूँ, सीरीज में बोल रहा हूँ, तो सीरीज में ऐसा भी केस होता है कि यहाँ पे पतली रॉड लगा दी और यहाँ पे फिर मोटी रॉड लगा दी, कंडक्शन तो अभी भी होगा,
समझ रहे हो? यस सर। कंडक्शन तो बेटा अभी भी होगा। उस केस में तुम्हें ए नेट पूछा जा सकता है, याद रख लेना, उसमें ए नेट तुमसे पूछ सकते हैं वो लोग कि ए नेट कितना होगा। वही केस में तुम समझा रहा हूँ कि इसके केस A1 है और ये तुम्हारा A2 है। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड, और वो उसमें हो सकता है तुम्हें K1 दे दें, K2 दे दें, L1 L2 सब कुछ दे दें और तुमसे ए नेट पूछ लें। फिर तो हमें के नेट भी चाहिए होगा। हाँ, तो के नेट भी ढूंढना पड़ जाएगा यार। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो हमारा केस बनेगा वो यही केस बनेगा, एरिया इक्वल वाला बनेगा। सर हम ए नेट को क्या कहेंगे, ए नेट क्या होता है? ए नेट बेटा ये होता है कि जैसे मान लो ये दोनों रॉड को हटा के, ठीक है, इन दोनों रॉड को हटा के मैं क्या करूं, एक ऐसी रॉड सेट करूं, ऐसी रॉड सेट करूं तो वो सेम रेजिस्टेंस ऑफर करे, सेम रेजिस्टेंस इनका ऑफर करे। एवरेज नहीं हो सकता A1 और नहीं A2 नहीं नहीं का? नहीं, एवरेज नहीं ले सकते यार, एवरेज हम नहीं बोल सकते, एवरेज डिपेंड करेगा। ठीक है, बट तुम अभी रट्टा A1 और A2 को बराबर ही मान के करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो रहेगा वो दोनों सेम ही देते हैं वो लोग नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना? सर ठीक ये है, वाटर में जो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन होता है, ये इसने निकालता है। हाँ वो वही बात होगी भाई, अपेरेंट वही बात होगी, तुम्हें अभी बताया ना मैं बताता हूँ उसको, मैं बता दूंगा। अपेरेंट होता है और रियल होता है, वो अलग अलग चीजें हैं, देखो। ठीक है, अभी ये समझ में है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद मान लो एक क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मल, जो जैसे तुम करंट में बनाते हो, ऐसे जेई में क्वेश्चन पूछ सकता है, एडवांस में पूछ सकता है। मान लो यहाँ की रेजिस्टेंस दे रखी है फॉर एग्जांपल 10 ओम, यहाँ की रेजिस्टेंस दे रखी है मान लो 20 ओम, और यहाँ की रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखी है मान लो 30 ओम। ये तुम्हें 10 है, ये मान लो 5 ओम है, और ये मान लो तुम्हारा जस्ट फॉर एग्जांपल 6 ओम है। और ये जो रेजिस्टेंस है मान लो तुम्हारा 10 20, और इसको मान लो कितना मान लो 10 ओम मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब तुमसे पूछ लेता है, कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर, इससे तुमसे पूछ सकता है बताओ इसमें कितनी करंट है। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है किसी भी सेक्शन में करंट पूछ सकता है कि बताओ करंट कितनी होगी 10 ओम में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ जो ये जंक्शन है, ये वाला जंक्शन है, इस पे इसका वोल्टेज कितना है। फिर तीसरा पूछ सकता है किसी भी सेक्शन में करंट है, कि इधर करंट कितनी जाएगी, कि इधर करंट कितनी जा रही होगी, इधर कहां से आ रही होगी। ये क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। सर ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ना? नहीं पता मुझे, सर ये आपने 20 और 30 लिखा है, ये वोल्ट है, करंट है या फिर कुछ ये और है? इस पॉइंट का वोल्ट है, 20 वोल्ट, वोल्ट है। 30 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट। ठीक है सर। पॉइंट डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं सर इसे। हाँ, पॉइंट डिफरेंस मेथड से तुम कर सकते हो। सेम क्वेश्चन बच्चा, सेम क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस वगैरह में, तुम जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होगे तो उसमें पूछ लेता है, तुमसे बोल देता है कि एक रॉड है ऐसे कनेक्टेड है, एक रॉड वाई शेप में है ना, वायर के शेप में ऐसे कनेक्टेड है, और तीसरी वायर तुम्हारी, तीसरी रॉड तुम्हारी ऐसे कनेक्टेड है, और तुमसे बोल दिया कि ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें इसका K1 दे दिया, L1 दे दिया और A1 दे दिया, इसका दे दिया K1 L1 L2 जो भी है, और इसका दे दिया, और तुमसे पूछा कि बताओ जंक्शन का, तो निकाल लोगे क्या? अगर तुमसे पूछा जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालेंगे? सर इसमें ज्यादा लग जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 अब प्लस K3 T3 अपॉन में K1 प्लस K2 प्लस K3। नहीं, पहले ऊपर वाला कैसे करोगे ये बताओ मुझे। सर आप एक बार थोड़ा वहाँ एक्सप्लेन पे सेंटर पे V मान लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं शायद। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, देखो इसको V मान लो, और तुम्हें पता है एक चीज पता, तुम अपने मन से मान लो जो तुम्हें मानना है। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे क्वेश्चन में क्या मान सकते हो कि मान लो करंट यहाँ आई आ रही है, अगर यहाँ करंट आई आ रही है, अपने मन से मान लो कि करंट यहाँ I1 जा रही है और यहाँ करंट I2 जा रही है, बोल सकते हैं हम। हमें नहीं पता किधर जा रही, बस हम अपने मन से मान लिए 2 मिनट के लिए। और अगर हमने ऐसा माना है तो इसका लॉजिक क्या होगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
अगर हम बोले 20 माइनस v अपॉन 6 शुड बी इक्वल टू v माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस v माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, क्या करंट की इक्वेशन यही होगी ना? देखो ध्यान से देख के बताओ, I इक्वल टू I1 प्लस I2 यही बनेगी। सर हमें Yes, हायर sir. पोटेंशियल सबसे आगे रखना चाहिए था, मतलब जैसे 30 सबसे आगे मानते नहीं, करंट 30 से आगे फ्लो कोई आगे दिक्कत होना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम जहां से मानना चाहो मान सकते हो, टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। अगर वो देखो, अगर करंट उधर जा रही होगी तो अल्टीमेटली ये V, ये जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए? सही बात है। है ना? तो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। यहां से तुम V की वैल्यू निकाल लो और जो V की वैल्यू को सॉल्व करोगे तुम जंक्शन में रख देना और उसके हिसाब से तुम करंट निकाल लेना। मान लो अगर ये V तुम सॉल्व किए, जैसे इसको चलो सॉल्व करना है तो कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं छोड़ दूं, V की वैल्यू मान लो कुछ भी आ गई, मान लो 2 मिनट के लिए 15 आ गई फॉर एग्जाम्पल, ये कि 15 नहीं, चलो बीच की वैल्यू लेते हैं, मान लो आ गई वैल्यू कितनी, 22 ले लेते हैं, मान लो 22 आ गई। अगर ये 22 आ गई, मतलब सिंपल सी बात है, ये हायर पे है और ये लोअर पे है, तो अगर हमने जो माना है I2 इधर, अपने आप ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना? और ये जो माना है ये सही हो जाएगी, फिर ये जो I1 माना है ये भी इधर चली जाएगी। समझ गए? सही है। सेम कॉन्सेप्ट बच्चा, सेम कॉन्सेप्ट हमें इस पे लगाना है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे कुछ साल पहले आया हुआ है, तो हमें सेम कहानी लगानी, हमें करंट मानना है, हीट करंट मानना है। मान लो हीट करंट तुम्हारी I1 इधर आ रही है, तुम्हारी I2 इधर जा रही है और I3 तुम्हारी इधर जा रही है, तो तुम बोल देना हीट करंट इक्वल टू सर I1 प्लस I2। तो इसमें हीट करंट निकालना आना चाहिए, होता है 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय जो भी इसका रेजिस्टेंस है R1 ले लो, फिर तुम्हें T माइनस 60 डिवाइडेड बाय R2 ले लो, और T माइनस वो कितना है ऊपर वाले का, कितना लिया हमने, 80 लिया है मान लो। सर हाँ बच्चा, T सर हमने माइनस 60 माइनस टी क्यों नहीं किया? अपॉन R3, क्या बच्चा? 60 माइनस टी क्यों नहीं लिखा सर हमने? देख बेटा, हमने माना है 2 मिनट के लिए, हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें नहीं पता कि करंट, देखो हमें नहीं पता कि T बड़ा है कि 60 बड़ा है, राइट? यस सर। वी डोंट नो कि T 60 बड़ा है कि T बड़ा है। अगर ये 60 बड़ा होता, अगर हमें ये वैल्यू पता, जंक्शन की वैल्यू ही पता चल जाए, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे भाई हीट इधर जाएगी, बट हमें नहीं पता, बट हम एज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में एज्यूम करते हैं कि भाई जंक्शन का हमें नहीं पता वोल्टेज कितना आ रहा है। समझ गए? यस सर। हम बस ये मान रहे हैं भाई कि जंक्शन का टेम्परेचर T है और यहाँ पे ये वाला है, और हम ये मान रहे हैं कि हीट करंट तुम्हारी यहां से चल रही है, ये ज्यादा है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, हमें नहीं पता कि कहां से जाएगी, वी डोंट नो, बट हमने मान लिया, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर भी। अब तुम क्या करो कि तुम इसके R1 R2 और R3 सॉल्व कर लेना। R1 तुम लिख पाओगे, R1 होता है L1 अपॉन K1 इंटू A1 हो जाएगा, फिर R2 तुमने निकाल लिया L2 अपॉन K2 अपॉन L2, और R3 तुम ऐसे निकाल लोगे L3 अपॉन K3 इंटू जो भी है A3 निकाल लो। यहां से जब तुम ये तुम्हारी ये वैल्यू गिवन होंगी, तुम्हें ये वैल्यू तुम रख दोगे, तुम्हें मिल जाएगा जंक्शन का टेम्परेचर। एक बार जंक्शन का टेम्परेचर पता चल गया तो तुमसे पूछा कि बताओ हीट कितनी, हीट करंट कितनी जा रही है, तुम हीट करंट भी निकाल पाओगे, dq बाई dt भी निकाल पाओगे उस फंक्शन में। समझ गए? यस सर। सर लेकिन अगर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें नेट रेजिस्टेंस पूछे तो वो कैसे निकालेंगे? किस केस में नेट रेजिस्टेंस भाई निकाल ही नहीं सकते इस केस में। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे पास नहीं है, हमारे पास अगर लूप बन जाए तो हम काम कर सकते हैं, लूप है ही नहीं कहीं पे। समझ रहे? हाँ सर। हम्म। तो सर जो ये फॉर्मूला होता है हमारा K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन में K1 प्लस K2, ये सिर्फ हम दो सिस्टम सीरीज वाले केस में लगा सकते हैं। किस केस में, कौन सा बोल रहा हूँ? K1 हमारा होता है कि हम टेम्परेचर इंटरफेरेंस निकालते थे, जैसे K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन में K1 प्लस K2 करके, सिर्फ वो सीरीज के केस में रख सकता है। हाँ जी, वो सीरीज में लगता है सिर्फ। हाँ जी। ओके सर। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आई। अगर तुम्हें जंक्शन का टेम्परेचर पूछ ले कि ऐसा कुछ पूछ ले तो कर पाओगे ना? फिर तुम्हें एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन तुम्हें और अच्छा, ये सीरीज वाला कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं सीरीज के ऊपर, और ये तुम्हें देखोगे तो एडवांस में भी आए हुए हैं। तुमसे बोल देता है कि यहाँ से टेम्परेचर देखो ध्यान से, यहाँ पे टेम्परेचर 100 दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तुमसे बोल दिया कि मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, और यहां से तुम्हें बोला कि दो मटेरियल लगाए, मटेरियल 1 यहां तक, फिर यहां से मटेरियल नंबर 2,
और तुमसे बोला कि बताओ इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर निकाल पाओगे क्या? सर वैसे ही करेंगे जैसे T-100 और फिर T-10। हाँ जी बिल्कुल, याद रख लेना, बस तुम्हें याद रखना है ये सीरीज का कनेक्शन है, तो जो हीट का ट्रांसफर होगा dQ/dt होगा वो सेम होगा पूरे रॉड में हर एक पॉइंट पे। तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एनी टू पॉइंट होगा तो हीट करंट हमेशा सेम ही आएगी। सर मतलब डेरिवेशन के थ्रू जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेशन के थ्रू ही आप कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे बहुत डिफिकल्टी आ जाएगा। आपसे जंक्शन का टेम्परेचर पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कितना, मतलब नेट कितना आएगा, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, ये वो कितना है ना? यस सर। क्लियर है? तो वो चीजें आप निकाल लेना। तो सबसे पहले आपको dQ/dt निकालना पड़ेगा, फिर पहले उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R1 + R2 निकालना आना चाहिए क्योंकि सीरीज का कनेक्शन है। जब तुम R नेट निकाल लोगे तो तुम्हें I नेट आएगा कि I नेट कितना आया। एक बार जब I नेट आ जाएगा तो तुम्हें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है I × R, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ये करोगे तब जाके तुम्हें T इसका मिलेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। है ना? याद रख लेना भाई, ये तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सीरीज में, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं कि पहले इसका R1 निकालो, इसका R2 निकालो। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया, नेट रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से डिवाइड कर लो, करंट आ गई। और एक बार तुम्हें बच्चा करंट आ गई तो तुम ऐसे कर लो 100 - T डिवाइडेड बाय R1, अगर तुमसे पूछा है तो R1 लगा लो। तो तुम्हें एक बार करंट आ जाए तुम टेम्परेचर नहीं। क्लियर है भाई साहब? यस सर। यस सर। है ना? तो आज हमने बहुत पढ़ाई कर ली थ्योरी की, तो आज तुम्हें आज के मैं नोट्स भेज देता हूँ। ठीक है, आज की कहानी को यहीं पे विराम करते हैं, कल तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स चालू करूंगा मैं। सर लेकिन मजा आ गया इस क्लास में। पक्का? हाँ सर। यस सर। मतलब ये जो टॉपिक है ना सर, ये थर्मल फिजिक्स, ये मेरे को आज तक कभी समझ में ही नहीं आया, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं बनता मेरे से, लेकिन आज सर समझने का मन भी किया। सर मुझे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की अच्छी नहीं लगती। अरे तुम्हें नहीं मेरे लगती को तो मैं हूं ना यार ये समझाने के लिए, तुम काहे परेशान हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे सर लोग पढ़ी जाते हैं हाथ धो के, डायटोमिक है, मोनोटोमिक, कैसे है ये, कैसे वो। हाँ हाँ हाँ, उसमें हम आएंगे ना। उसके लिए देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का एक्चुअली तरीका गलत है लोगों का। पहले ना लोगों को केटीजी पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पता है फिर तुम थर्मोडायनेमिक्स में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा वो चीज। सर लेकिन थर्मल फिजिक्स आप ढंग से करवा देना, हमें बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तो थर्मल फिजिक्स तो ये तो यहाँ कंडक्शन तक क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल, ये तो क्लियर है ना? थर्मल यहाँ तक तुम्हें क्लियर है, तो बस इसमें क्या बचा है देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक हमें रेडिएशन समझना है और एक पढ़ना है इसमें जो इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर। है ना? वो मैं तुम्हें बताऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और ये वाला। उसके बाद मैं केटीजी में पहुंचूंगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, और साथ ही साथ अब क्वेश्चन भी करते चलेंगे जो हम आज हमने किया है। थोड़ा टाइम टेबल के हिसाब से इधर उधर हो रहा है, बट थोड़ा तुम एडजस्ट करना, ठीक है? यस सर, हम कर लेंगे। सर आप थ्योरी करा देना, हम क्वेश्चन खुद से कर लेंगे फिर। हाँ, तो आज तुम घर में जाके यही करना, तुम कंडक्शन जो आज मैंने पढ़ाया उसके ऊपर तुम क्वेश्चन बनाना पहले, ठीक है? यस सर। है ना? इसके ऊपर तुम पहले जो मैंने पीडीएफ भेजी है यार, वो तुम्हें अब ग्रुप में मैंने भेजी थी, याद होगा, आज ही भेजी है, जिसमें मैंने बोला कि, है ना, कि मैंने बोला था कि रोटेशन के वो कर लेना ये वो। तो पहले तुम क्या करना ना, उसी बुक में आज तो नहीं भेजी सर शायद। आज तो कुछ नहीं आया सर। अरे आया ना भाई, देखो इसका नहीं याद, भेजा सर। देखो रोटेशन मोशन, देखो पहले दूसरा मैसेज, रोटेशन मोशन पेज नंबर 116 से लेकर 165 भेजा हुआ है ना? इसी में कंडक्शन के 50 तुम जेई मेंस के क्वेश्चन बना लेना भाई, ठीक है? वो भी सफिशिएंट है, समझ रहे हो? तो पहले तुम वही बना लेना, फिर मैं तुम्हें आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह अच्छे से करा दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है? सर हाँ तो रोटेशनल क्वेश्चन कर रहे थे ना सर, उसमें एक क्वेश्चन आया था टॉपलिंग वाला, कि मतलब एक ब्लॉक रखा है, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितनी मिनिमम फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है कि ब्लॉक बिना टॉपल हुए तो खिसकने वाला ही नहीं है, ठीक है? तो मैं कितना मिनिमम फोर्स लगा कि वो जो ब्लॉक है वो टॉपल हो जाए, मतलब ऐसे लुढ़क जाए। हाँ हाँ, ऐसा क्वेश्चन।
देखो उस केस में, हाँ मैं समझ गया क्या होता है। देखो उस केस में मैं तुम्हें बता दे, 2 मिनट दे, वो बता देता हूँ वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो टॉपलिंग वाले में क्या गेम चलता है। लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। चला चला के पढ़ाते ना पूरा मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। देखो बेटा, होता क्या है टॉपलिंग के केस में भाई, कि मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखना है, ये ब्लॉक है। टॉपलिंग कराने के लिए मान लो यहाँ इधर इधर से फोर्स लगा रहा हूँ मैं, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ। तुम ये बताओ टॉपलिंग होगी तो किस पॉइंट के अबाउट होगी? क्या ये एंड के पॉइंट के अबाउट होगी? इसी पॉइंट के अबाउट होगी ना। देखो यस सर। एक चीज समझो, जब ये ब्लॉक रखा होता है तो इसका mg इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता है, mg, और नॉर्मल तुम्हारा ऐसे लग रहा होता है, mg ऐसे लग रहा है। लेकिन जब टॉपलिंग होती है, इधर से तुम फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि अब रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं हो रहा है, टॉपलिंग इस पॉइंट के अबाउट होती है, जो इसकी ये हाइट है, ये हाइट है। तो अगर मैं टॉपलिंग वाला केस समझूं तो देखो, ये ब्लॉक जब टॉपल होने वाला होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये प्लेन ऐसा हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट है। तो नॉर्मल तुम्हारा कुछ ऐसा पास होगा, फोर्स तुम्हारा जो लग रहा है वो तुम्हारा यही वाला लगेगा, बट जो और तुम्हारे mg के कंपोनेंट हो जाएंगे, जो mg के कंपोनेंट हो गया, मान लो mg के इधर कंपोनेंट लग रहा है या कि इधर लग रहा है, ये mg इंटू ये वाला पोर्शन जो होगा, ये mg इंटू मान लो a है और ये f इंटू b है, तो f इंटू b का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी इक्वल टू mg इंटू a हो जाता है। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो टॉपलिंग हो जाएगी। समझ गए? देखो तुम यहां से देखो, mg इंटू अगर ये दूरी a है, जब ये इधर होगा, ठीक है, ये जब इधर हो रहा होगा तो ऐसे समझो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ये ऐसे ऐसे ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके, जब भी, हालांकि mg भी तुम बोल सकते हो कि ऐसे लग सकता है सर, बट ये मैं डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, बट यही तुम समझ लो कि टॉपलिंग इस पॉइंट के अबाउट होती है, इस पॉइंट के अबाउट। नॉर्मल पे वहां पे काम खत्म हो जाता है। नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल फोर्स तब डेवलप होता है बिटवीन कांटेक्ट पॉइंट और उस सरफेस के बीच में, तो सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट बचता है। तो नॉर्मल एकदम सेंटर ऑफ रोटेशन से लगता है, तो नॉर्मल का काम खत्म हो गया, नॉर्मल कोई फोर्स नहीं देता, ठीक है। तो ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करता है, mg इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करता है। तो mg अगर f इंटू बी की वैल्यू mg इंटू ए के बराबर है तो टॉपल नहीं होगा, और अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो टॉपल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ए क्या? ए देखो, ए mg ये है, इसकी दूरी ऐसा समझ लो, इसकी जो विड्थ है, विड्थ का हाफ, सेंटर ऑफ रोटेशन के, और बिल्कुल समझ गए। और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा इंक्लाइन में भी चलता है। इंक्लाइन में भी टॉपलिंग आ जाती है कि तुमसे ऐसा पूछ लिया ऐसे। अब इंक्लाइन में भी टॉपलिंग होगी तो सिंपल सी बात है, देखो इसका mg का कंपोनेंट इधर है, इसकी कंपोनेंट इधर हो जाता है, mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। ये कंपोनेंट जो लगता है, ये इंटू ये वाली जो विड्थ होगी, अगर मान लो b है, ये इसको टॉपल करा सकती है। तो मतलब mg sin थीटा मल्टीप्लाई b जो होगा वो टोटल कराएगा। हाँ ये टॉपल कराता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें फोर्स देखना पड़ेगा, बट ये जब ये टॉपलिंग हो रही होगी तो ये सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट बचेगा। पॉइंट कांटेक्ट में नॉर्मल जो लग रहा होगा, देखो नॉर्मल तो अभी ऊपर लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट में है। लेकिन जब टॉपलिंग हो रही होगी तो तुम ऐसा समझो, ये एक सिनेरियो बन जाएगा, तुम्हारी ये सिनेरियो कुछ ऐसे डेवलप हो जाएगी। उस केस में तुम्हारा नॉर्मल इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, तो नॉर्मल कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे तुम यहां से देख सकते हो, तुम बोल सकते हो कि सर इस पॉइंट के अबाउट तो नॉर्मल भी लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल का परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, तो ये इंटू ये होना चाहिए, बट दैट विल नॉट ऑफर एनी टॉपलिंग। क्वेश्चन करना तो मैं समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया तुमको। सर टॉपलिंग मतलब एक ब्लॉक थोड़ा मुड़ गया ऐसा कुछ? घुड़ एकदम ऐसा मान लो लुढ़कने वाला है, लुढ़कने वाला है। तो ठीक है सर, ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं।